आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानर्जन कुंजी क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था भारत में गांधी जी के आगमन के बारे में और भारत में उनके द्वारा जो भी सत्याग्रह किए गए हैं या जो भी आंदोलन किए गए हैं, जैसे कि खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो गया, चंपारण किसान आंदोलन हो गया। उसके अलावा हमने कल देखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस सबको हमने कल अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आप प्लीज़ कल का वीडियो देख लीजिए। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे आज खिलाफत आंदोलन और चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो था, उसकी पृष्ठभूमि ही दरअसल पहले से ब्रिटिश सरकार ने तय कर रखी थी। जब इसका पहला अगर हम खिलाफत आंदोलन की पहला कारण अगर हम देखें, तो देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय भारत में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई, जैसे कि आर्थिक कठिनाई। इसमें हम देखते हैं कि भारत के लोगों को गरीबी से जूझना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के अंतर्गत हम देखते हैं कि महँगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। कस्बों और नगरों में रहने वाले लोग या मध्यम वर्गीय लोगों को, जो कि दस्तकार थे, शिल्पकार थे या मज़दूर वर्ग थे, उनमें खाद्यान्नों की कमी होने लगी और मतलब जनसामान्य को जीवन यापन में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती हैं, वो सब चीज़ कम होने लगा। मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। औद्योगिक इकाइयों में भी उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा था, जिसके कारण लोगों का जीवन जो है अस्त-व्यस्त होने लगा था। इससे लगभग हर समाज को आर्थिक परेशानियाँ झेलना पड़ा था। दोस्तों, इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर इसका कारण देखते हैं कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल मैंने आप लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था कि ये एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय जो नागरिक है, उसे केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मतलब एक गुप्त अदालत में कानूनी कार्यवाही चलाई जाती थी और जो अभियुक्त था, मतलब जो कि दोषी होता था, जिसको गिरफ्तार किया जाता था, उसे अपने वकील से मिलने की भी इजाज़त नहीं होती थी और ना ही अपने लिए वकील करने की इजाज़त होती थी और उसको अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा हो सकती थी। इवन जिस अदालत में उसके खिलाफ मतलब अदालत में जो केस चलाया गया है, उस अदालत के फैसले को वो किसी दूसरे अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकता था, ऐसी स्थिति थी। तो लोगों में इसके लिए भी आक्रोश था। उसके अलावा हम दूसरा देखते हैं इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल हमने देखा था कि पंजाब में जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम के लिए विरोध सभा चल रहा था अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ जनरल आर डायर ने लोगों को बिना किसी चेतावनी दिए, बिना किसी बात के ही बेवजह उन पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भारत के लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई उस बाग में जो मौजूद थे उनमें से। ऐसा कहते हैं कि केवल एक ही बच्चा जीवित बच पाया था और लगभग 1500 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके तीसरे कारण के रूप में, तो तीसरा कारण था इसका हंटर कमीशन का रिपोर्ट। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केवल 379 लोगों की ही जानें गई हैं और लगभग 400-500 लोग ही घायल हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। उसके अलावा हंटर आयोग ने जो है वो जनरल आर डायर की काफ़ी तारीफ़ें की और ये भी कहा कि मतलब जो भी उन्होंने किया वो निष्ठापूर्ण किया, तो ये भी एक गलत बात था। उसके अलावा उनको केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। तो इससे भी जो है जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और उनके अंदर जो है इसके प्रति आक्रोश फैल गया था। इस जब ना माइकल मतलब जनरल आर डायर जब वहाँ त्यागपत्र देकर वापस लंदन गए, तब वहाँ जो ब्रिटेन की सरकार थी, मतलब ख़ासकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनको उस काम के लिए शाबाशी दी और मॉर्निंग पोस्ट नाम के एक अखबार में मतलब डायर के लिए 30,000 रुपए 30,000 पाउंड की धनराशि भी एकत्रित की और जो मॉर्निंग पोस्ट नाम की अखबार थी उसमें जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जैसे शब्द कहे गए। तो ये भारतीय लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्या का वो था जिसके कारण भारतीय जनता, मुस्लिम जनता भी उनसे चिढ़ गई थी। इसके अलावा दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, उसमें भी जो ब्रिटिशों ने कहा था कि भारतीयों को उत्तरदायी सरकार दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वास्तव में उनका मकसद केवल द्वैध शासन प्रणाली को ही लागू करना था, ना कि जनता को उत्तर मतलब भारत को उत्तरदायी सरकार देना या जनता को जिससे कुछ राहत पहुँचे, ऐसा कुछ भी उनका व्यक्ति मकसद नहीं था। दोस्तों, अब हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन के कारणों को। आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से खिलाफत आंदोलन हुए? इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो प्रथम विश्व युद्ध के मतलब युद्ध के बाद तुर्की के प्रति अंग्रेज़ों का जो कहना चाहिए कठोर रवैया था, वो भारतीय जनता के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, एक परेशानी का विषय था और जिससे भारतीय जनता ब्रिटिशों से काफ़ी नाराज़ हुई। ना केवल भारतीय जनता बल्कि
संपूर्ण मुस्लिम जगत के लोग जो है वो तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात थी कि उनकी सहानुभूति जो थी वो तुर्की के प्रति थी और उसके लिए हम देखें तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें तुर्की ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया था और ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था। तो जब युद्ध खत्म हो गया और इस युद्ध में जब ब्रिटेन जीत गई, तब इन लोगों ने क्या किया कि तुर्की के जो खलीफा थे, उनको उनके पद से खलीफा के पद से हटा दिया और उसके अलावा जो तुर्की था, उसका विभाजन भी कर दिया इन लोगों ने, जिससे भारतीय मुसलमान और भी ज़्यादा उनसे मतलब ब्रिटिशों की इस हरकत से और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए और भी ज़्यादा उनके खिलाफ हो गए। तो ये भी खिलाफत आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण था और देखा जाए तो यही एक वास्तविक कारण भी था। कुछ समय के बाद खिलाफत नेता इस आंदोलन के पक्ष में सभाएं, धरना करना या याचिकाओं तक ही सीमित रहे, लेकिन बाद में जब उनकी मांगे नहीं मानी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तब खिलाफत आंदोलन जो है वो जोर पकड़ने लगा। अंग्रेजी शासन के अंग्रेजी शासन के विरोध में कई बार सशक्त प्रदर्शन भी किए गए। अंग्रेजों के साथ हर प्रकार से असहयोग की अवधारणा को अपनाया गया। इस प्रकार खिलाफत का रुख और भी ज़्यादा तेज हो गया और भी ज़्यादा जोर पकड़ने लगा। गांधी जी जो कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे, इस मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में उन्होंने इस अवसर को देखा। गांधी जी जो कि खिलाफत के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, वे इस आंदोलन को लेकर सरकार के विरुद्ध एक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर कुछ मतलब ये कहना चाहिए कि कुछ लोगों के मन में सहमति नहीं थी। फिर बाद में गांधी जी ने उन लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए और खिलाफत आंदोलन को समर्थन करने के लिए भी कन्विंस किया और उन सबको मतलब मिला लिया, मतलब इस आंदोलन में शामिल कर लिया। दोस्तों, अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में और क्या-क्या हुआ था इस दौरान। गांधी जी ने घोषणा की कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया जाएगा, किंतु इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया। इसलिए यह आंदोलन जो है इस समय मतलब पूरे देश में शोक का विषय था। फिर भी गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया और गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को प्रारंभ करने के समय बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कहा, मेरा सबसे प्रबल सहारा मुझसे टूट गया। यह जो मनुष्यों का सिरमौर था, वही नहीं रहा। सिंह गर्जना अब समाप्त हो गई। आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उन्हें बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद रखेंगी। ये गांधी जी का कथन था गंगाधर तिलक जी के लिए। इसके बाद गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया और इस आंदोलन की शुरुआत की। वहीं जमुना लाल बजाज जी ने भी अपने नवाब बहादुर की उपाधि का परित्याग कर इस आयोग में मतलब इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। असहयोग आंदोलन के 2 ही कार्य थे, एक थे सकारात्मक कार्य और दूसरे थे नकारात्मक कार्य। दोस्तों, अगर इनके हम सकारात्मक कार्यों के अंतर्गत देखें, तो हम पाते हैं कि इसके अंतर्गत कई हिंदू-मुस्लिम एकता के मतलब प्रमाण जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। लोगों ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का प्रयास किया, चरखा को बाँटा गया ताकि लोग अपने घरों में ही कपड़े का उत्पादन कर सकें, नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए लोगों के द्वारा और इस प्रकार दोस्तों जो आम जनता थी, उन्होंने कई रचनात्मक कार्य भी किए। ठीक इसके हम विपरीत में अगर जाकर देखें नकारात्मक कार्यों के विषय में, तब हम देखते हैं कि इस समय जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया भारतीय जनता के द्वारा और सरकारी नौकरियों से लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, अपनी उपाधियों को लौटाना शुरू कर दिया, जैसे कि गांधी जी ने लौटाया, जमुनालाल बजाज जी ने लौटाया, इस तरह से। और जो चुनाव था, जो कि मतलब क्या कहना चाहिए 1922 के नवंबर महीने में होने वाला था, उस चुनाव का भी लोगों ने बहिष्कार किया। सरकारी शिक्षण संस्थानें इस समय भारत में लगभग 800 के आस-पास सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय थे। उन सब में जो पढ़ने वाले छात्र-छात्राएँ थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने मतलब जो विद्यालय, महाविद्यालय थे, वहाँ जाना बंद कर दिया। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि न्यायालयों का भी बहिष्कार किया गया। वकील वर्ग जो थे, उन्होंने कचहरी, कोर्ट, न्यायालय जाना बंद कर दिया, मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। इसके अलावा विधान परिषद का भी बहिष्कार किया गया। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो मतलब असहयोग आंदोलन जो था और जो खिलाफत आंदोलन था, उसने एक साथ मिलकर किस प्रकार से अपना मतलब काम किया और सरकार के कामों का दोस्तों इसके बाद हम देखें तो आंदोलन की प्रगति के विषय में अगर हम देखें तो क्या-क्या हुआ वो
देखते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थान खोले गए, जैसे कि गुजरात में विद्यापीठ, बिहार में विद्यापीठ, बनारस में विद्यापीठ और महाराष्ट्र में तिलक विद्यापीठ जैसे क्या कहना चाहिए शिक्षण संस्थान खोले गए। उसके अलावा जमुनालाल बजाज जी ने यह घोषणा की कि जो भी वकील कचहरी नहीं जाएँगे, उन्हें 1 लाख रुपए सालाना खर्च दिया जाएगा। इसके अलावा जो भारतीय जनता थी मतलब कांग्रेस थे, उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया और उनके आगमन के सम्मेलन में ना जाने का निर्णय लिया। उसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों कि हिंदू-मुस्लिम एकता का यह सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ काल था जब ये दोनों आंदोलन मुस्लिमों में अली बंधुओं ने मौलाना अहमद मौलाना मोहम्मद अली व मौलाना शौकत अली ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन दोनों को जो है इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया था। फिर इसके बाद इस आंदोलन के दौरान पंजाब में सिखों ने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियों को सौंपा था। दोस्तों ये वही सैफुद्दीन किचलू है जिन्हें रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं को जेल से छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में जो हमारी जनता थी, वे इकट्ठा हुई थी और शांतिपूर्वक वो सभा कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय ले लिया था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था, यदि आंदोलन सर्वथा अहिंसक रहा, तो 1 वर्ष में ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन के दौरान पुरुष वर्ग में सर्वप्रथम हम देखें तो मोहम्मद अली को, जबकि महिलाओं में चितरंजन दास की पत्नी बसंती देवी को ब्रिटिशों ने गिरफ्तार किया था। इसी आंदोलन के दौरान 1922 में 4 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। दरअसल यूपी के गोरखपुर जिले में एक गांव चौरी चौरा नाम की एक गांव थी जहां 22 फरवरी 4 फरवरी है, मिसप्रिंटिंग हो गया। 4 फरवरी को असहयोग आंदोलनकर्ताओं ने एक पुलिस के चौकी में आग लगा दिया था। दोस्तों, पुलिस की चौकी में आग लगाने का कारण ये था कि जो आंदोलनकारी लोग थे, वे एक नशे की मतलब जहाँ नशे की चीज़ें बिकती है, शायद शराब की दुकान थी वो, उसके सामने बैठकर उसका मतलब उसको बंद करने के लिए एक प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस आई, फिर पुलिसों ने देखा उनको प्रदर्शन करते हुए, तब उन पर गोलियाँ बरसानी चालू कर दी, जिससे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोग भी नाराज़ हो गए और वो लोग भी गुस्से में आकर उन लोगों ने जो है पुलिस पर धावा बोल दिया। तो उस भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने क्या किया, वे जाके चौकी में छिप गई। जिसके कारण फिर जो आक्रोशित जनता जो थी, जिनके ऊपर इन लोगों ने पहले ही गोलियाँ बरसाई थी, वे लोग फिर नाराज़ होकर मतलब गुस्सा होकर इन लोगों ने सीधा पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। चौकी में आग लगने की वजह से 22 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई थी। दोस्तों, इस घटना को ही हम चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में इस घटना की मतलब गांधी जी जब ये घटना हुई तब बारदोली में थे, तब उनको इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। तब गांधी जी ने बारदोली में एक प्रस्ताव के अंतर्गत 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने की जो मतलब डिसीजन जो था उनका, उसका सभी लोगों ने खूब आलोचना किया। गांधी जी के इस निर्णय से जो क्रांतिकारी दल थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया। मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा हिमालय के किसी निर्दोष गांव को क्यों दी जा रही है। दोस्तों, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, एक ऐसे समय में आंदोलन को वापस लिया जाना जबकि वह अपने चरमोत्कर्ष पर था, राष्ट्रीय भूल राष्ट्रीय भूल और दुर्भाग्य से कुछ कम नहीं है। वहीं रजनीकांत दत्त जी लिखते हैं, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अबुल कलाम आजाद जी कहते हैं कि ये गांधी जी की महान भूल थी।